हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो द अनम्यूट आवर। आज कुछ हम हटके करने वाले हैं। आज हम एक पॉडकास्ट के सेटअप में बैठे हुए हैं और मेरे साथ आज आए हुए हैं अभिषेक। हेलो। अभिषेक एक पीआर प्रोफेशनल हैं और यस। पिछले 2-3 सालों से 3 साल यस, 3 साल हुए। 3 सालों से पीआर में काम कर रहे हैं। तो अभिषेक, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा। थैंक यू। प्लस मैं चाहूँगा कि आप खुद आगे से बताएं कि आपका करियर कैसे शुरू हुआ और सांगली से, महाराष्ट्र से आके आप गुड़गांव में कैसे रह रहे हो आगे। हाँ, थैंक यू सौरभ। और मुझे लगता है कि आपने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने पहला पॉडकास्ट जो है मेरे साथ स्टार्ट किया है। तो यही है कि मतलब सांगली अगर आप देखें ये टियर 3 सिटी है। और वहाँ से भी 16 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ता है, वहाँ पे मेरा गाँव है। तो एक्चुअल में मैं गाँव से हूँ और मुझे ये होता है ना कि आप जहाँ पे नसीब है वहाँ पे चले ही जाते हैं। मतलब आप कितना भी खुद को रोक लो, आप कितना भी मतलब सोचो कि नहीं नहीं यही मेरी दुनिया है, मुझे इसके आगे कुछ नहीं देखना है। लेकिन ये होता है कि अगर आपका जहाँ पे जिसका नसीब है ना, वो चला ही जाता है इंसान। तो मेरा भी ऐसे ही हुआ। मैं अभी मतलब 3 साल हुए मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे मुझे। बहुत अच्छे सारे दोस्त मिल रहे हैं, आप मिले यहाँ पे। तो ओ, मैं बता दूं लोगों हाँ। को कि मैं भी एक पीआर प्रोफेशनल हूँ और मैं और अभिषेक को करीब 1 या 1.5 साल से हम लोग जान यस। रहे हैं। हम लोगों ने साथ में काम भी किया हुआ है। यस। फिर हम दोनों अलग अलग जगह पे एजेंसीज में शिफ्ट हो गए, पर हम फिर भी कनेक्टेड थे और आज हम लोग वापस आए हुए हैं ताकि अभिषेक का एक्सपीरियंस हम देख सकें वर्ल्ड की अराउंड। यस। तो वही है कि मतलब 3 साल हो गए यहाँ पे अभी और मुझे लग रहा है कि भाई ये भी मेरा एक घर है। मतलब बोलते हैं ना कि होम अवे होम। तो घर से और एक दूसरा घर हो गया है यहाँ पे। मतलब अभी मैं पीजी में ही रहता हूँ, लेकिन हाँ, एक लगता है अपनापन लगता है और नए-नए लोग मिलते हैं। पीआर प्रोफेशनल होने की वजह से जर्नलिस्ट से बातें होती हैं, तो बहुत कुछ नया-नया होता रहता है और एक डायनामिक सेक्टर है पीआर सेक्टर। तो उसमें फिर मुझे जो याद है कि आपको जो है मीडिया राउंड्स करने होते हैं, जर्नलिस्ट को सामने जाके मिलना होता है। तो अगर मैंने सांगली में टाइम्स ऑफ इंडिया में या इकोनॉमिक टाइम्स में किसी जर्नलिस्ट का बायलाइन देखा है और मुझे पता भी नहीं है कि मतलब कुछ सालों के बाद मैं उनको प्रैक्टिकली जाके मिल रहा हूँ उनके हाँ। पब्लिकेशन में। तो ये एक जो है मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है मेरे लिए। मतलब सोचता हूँ कभी-कभी तो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगता है। तो सांगली से आकर, हाँ, सांगली आप बता रहे हो छोटा गांव है, छोटा टियर शहर है, 3 टीयर सिटी है। 3 यस। सिटी है, उसमें भी आप गांव से आते हो। यस। तो उस लोकेशन से आकर ये अनकन्वेंशनल करियर चूज करना, ये कैसे हुआ? ये हुआ ऐसे कि मुझे मतलब इसमें थोड़ा-सा टाइम लग गया कि किसमें काम करें। मतलब ये होता है ना कि हमारे अराउंड जो है, जो हम जिस एनवायरनमेंट से आए हैं, अगर उस एनवायरनमेंट में लोग जो है वेल नॉलेज उनके पास नहीं रहेगा या फिर वेल एजुकेटेड अगर वो नहीं है आस-पास में, लेकिन लोग अच्छे हैं, ठीक है? तो गाँव में लोग अच्छे होते हैं, लेकिन बस ये होता है कि उनको पता नहीं होता है या ज़्यादातर लोग वहीं पे रहना पसंद करते हैं। तो मेरे साथ भी ये हुआ कि मुझे नॉलेज नहीं था इस बारे में कि पब्लिक रिलेशन करके एक इंडस्ट्री होती है, जिसमें आप काम कर सकते हैं, जिसमें आप आपका प्रोफ़ेशन बना सकते हैं। तो ये है। तो इसलिए मैंने मतलब सोचा कि थोड़ा-सा बाहर मतलब सांगली से बाहर चला जाए और देखा जाए कि लाइफ़ कैसी है, आगे जाके क्या कर सकते हैं और कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं लाइफ़ को। तो वही चल रहा है मेरा अभी। अच्छा, तो हाउ इज इट गोइंग सो फार? आपको मजा आ रहा है इस काम में? हाँ, मतलब मज़ा आ रहा है। ऐसा है कि लाइफ़ के इस स्टेज पे मैं अभी 38 इयर्स का हूँ। तो अगर आप देखें मतलब टिपिकल पीआर सेटिंग में इस एज तक लोग डायरेक्टर लेवल या फिर वीपी लेवल या फिर खुद का भी एजेंसी लोग शुरू कर देते हैं। ठीक है? मतलब फाउंडर्स बन जाते हैं। तो मेरा स्टार्ट ही अभी हुआ है। मतलब लोगों ने जहाँ पे फिनिश मतलब लोग फिनिश करते हैं, फिनिश लाइन जहाँ पे होती है उनकी, वहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मतलब अभी एक न्यू बोलते हैं ना कि एक नया दौर मेरे लिए स्टार्ट हुआ है।
तो मैं खुश हूँ बहुत, और बहुत कुछ नया-नया सीखने को मिल रहा है, और मुझे अच्छे-अच्छे लोग मिल रहे हैं, तो वो भी एक ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ बोल हाँ। सकते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई आदमी अपना करियर शुरू करने जा रहा है इस हुँ, चीज़ हुँ। में, कोई बच्चा है जो कॉलेज पास आउट होता है या राइट, 12th पास आउट भी हुआ है, अब उसके लिए अगर उसको पीआर में आना है, क्योंकि हुँ, पीआर आजकल बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है, राइट, ठीक है? हर एक चीज़ आजकल पीआर हो रही है। तो अगर वो करना चाहता है मान लीजिए 12th के बाद ही, तो राइट। इस करियर में घुसना कैसे चाहिए पहले तो? तो देखिए, आपको जो है इसमें आप पहले मतलब इसमें प्रिपरेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि आप पहले न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दें, मतलब शुरुआत कर दीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ें, उसमें इन्फॉर्मेशन कैसे लिखी है। न्यूज़ स्टोरी का एक इन्वर्टेड पिरामिड रहता है, हुँ। ठीक है? इन्वर्टेड पिरामिड यानी कि पहले आता है इंट्रोडक्शन, पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है, उसके बाद वो स्टोरी नैरो, नैरो, नैरो होते जाती है, मतलब एक इन्वर्टेड पिरामिड की तरह। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या है, स्टोरीज़ कैसी होती है, न्यूज़ स्टोरीज़ कैसी होती है। आपको जो है, आप जब भी सोशल मीडिया हो या टीवी पे हो, जब आप एड्स देखते हैं, वो एक तरह का पीआर ही है, मतलब ब्रांडिंग है वो, हुँ। कि कंपनी कैसे ब्रांड कर रही है। कोई आपको अगर एडवर्टाइज़ दिख रही है इसमें न्यूज़पेपर में, तो वो आप खुद सेल्फ एनालाइज़ कीजिए कि कैसे हो रहा है, मैं इसको कैसे कर सकता था या कैसे कर पाऊँगा? हुँ। अगर मैं ऐसा इस ब्रांड के लिए अगर मैं जुड़ जाता हूँ, तो उसका अगर मुझे पब्लिक रिलेशन करना है या फिर ब्रांडिंग करना है, तो कैसे करना है? हुँ। तो इससे स्टार्ट कर दीजिए, और ये अभी तो मतलब जॉब जो है ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में है, हुँ। तो आपको मेट्रो सिटीज़ में आना चाहिए, अगर आप नहीं हैं वहाँ पे। अगर वहीं पे हैं तो आप लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन के थ्रू आप जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं एज़ इंटर्न वगैरह। पोजीशंस निकलती रहती है, क्योंकि इंटर्न्स हो या फिर इंटर्न्स का अलावा, मतलब उसके बाद में आपको जो है धीरे-धीरे मिल जाता है, मतलब जॉब्स। और फॉर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम हुँ। कि कोर्सेज़ कौन से आपको लेने चाहिए? और इज़ इट जस्ट मास कम्युनिकेशन या किसी और थ्रू भी आप इसमें आ सकते हो? नहीं, अभी बहुत सारे मतलब ऐसे आ चुके हैं कोर्सेज़ स्पेसिफिक, जी। जैसे कि डिप्लोमा इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, मतलब ऐसे स्पेसिफिक आ गए। पहले कैसा रहता था, आपको मास कॉम करना चाहिए था, तो मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, बैचलर इन जर्नलिज्म, ऐसे पहले कोर्सेज होते थे जो टिपिकल थे। हुँ। तो वो करने के बाद आप तो एज अ इसमें जा सकते हो, किसी न्यूज़पेपर में ज्वाइन कर सकते हो, हुँ। या फिर पीआर में आ सकते हो, ऐसे आपके पास मतलब ऑप्शन हो जाता है। तो जब आपने शुरू किया, हुँ। आपने थोड़ा लेट से भी शुरू किया हाँ, और क्या कहते हैं, अभी भी आप इस फ़ील्ड में हैं, राइट। जैसा भी चल रहा है। तो डिड यू फाइंड एनी स्ट्रगल इन दिस करियर? स्ट्रगल एज़ इन देखिए, अभी जैसे है कि मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जहाँ पे लोगों का मतलब फिनिश लाइन आ गई है करियर की, जहाँ पे वो टॉप पोज़ीशंस पे जा रहे हैं, जिस एज में, उस एज में मैंने स्टार्ट किया है। तो अभी जो है मेरे साथ क्या होता है कि मुझे ज़्यादा एफ़र्ट्स लेने पड़ते हैं। क्योंकि मुझे समझने के लिए थोड़ा टाइम, मतलब थोड़ा टाइम तो आपको लेना पड़ता है उसके लिए। ये मतलब थोड़ा जेन ज़ी वाली जॉब है। हाँ, जे मतलब यंग लोगों के लिए हाँ, ज़्यादा अच्छा है, हाँ, क्योंकि उसमें जो है आपको थोड़ा-सा फ़ास्ट होना पड़ता है। पीआर इंडस्ट्री जो है, क्योंकि इवॉल्विंग उसमें रही है। हाँ, इवॉल्विंग होती रहती है, कुछ नया कुछ होता रहता है, तो आपको उस हिसाब से थोड़ा-सा आपको ढलना पड़ता है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके क्या स्ट्रगल्स थे, आपने देर से भी स्टार्ट किया बट यू आर डूइंग गुड इन इट, राइट, ठीक है? और अभी आगे तो आपके लिए पूरा करियर बचा हुआ है। राइट। तो इस सिचुएशन के बाद, इस सिनेरियो में हाउ डू यू सी लाइफ? मतलब लाइफ़ में जो है क्योंकि कि हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट नहीं, कि रीज़न मेरा ये है कि आजकल बच्चे क्या होता है कि स्कूल में, कॉलेजेस में मार्क्स कम आए, कुछ हुआ, तो बहुत लो फ़ील करने लगते हैं, बहुत हाँ, डाउन फ़ील करने लगते हैं। राइट। पर उनको लगता है कि 1 साल मेरा वेस्ट हो गया तो यार ये बहुत बड़ी बात हो गई, हुँ, ठीक है? पर एज़ अ लेट कमर अगर आप शुरुआत करते हो क्योंकि यू नेवर गिव अप। राइट, मैं ये तो देख रहा हूँ कि आपने फिर भी स्टार्ट किया, आप फिर भी कंटिन्यू कर रहे हो। राइट। तो अब आपका क्या पर्सपेक्टिव है लाइफ़ को लेके और आप आने वाली जनरेशन को या जो नए बच्चे हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? नहीं, ये जो न्यूज़ आती है बीच-बीच में कि वो जो हार मान लेते हैं, वो नहीं मानना चाहिए सच में। सॉरी, क्योंकि लाइफ़ जो है उसमें आपको फ़ाइट तो करना पड़ेगा।
आपने अपने पेरेंट्स मतलब जो बच्चे हैं उनको अपने पेरेंट्स के तरफ देखना चाहिए। वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जो मतलब खाना टेबल पे लाना ये बहुत बड़ी बात है। उन लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आपको फुल टाइम सिर्फ एजुकेशन के लिए आपको टाइम दिया गया है आपके पेरेंट्स के द्वारा, मतलब वो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है पेरेंट्स के बिहाफ पे। क्योंकि पेरेंट्स को जो है उनको उनका जो सुख होता है या फिर घूमना फिरना है या फिर उनका रिलैक्स टाइम है या फिर बैठे हैं आराम से हंसी मजाक चल रहा है, वो सब छोड़ के क्योंकि हमारा बेटा या बेटी जो है वो पढ़ रहे हैं, इसके लिए वो दुगना दुगनी मेहनत करते हैं और टेबल पे खाना लाते हैं, उनके फीस भरते हैं। तो मेरा मतलब बच्चों को यही कहना है, अभी जो नए बच्चे हैं, कि आप जो है थोड़ा-सा मतलब अगर होता है ना जैसे कि है सचिन भी पहले 0 पे आउट हुआ है, ठीक है? मतलब सचिन के इनिंग्स ऐसे नहीं रहे कि आया और 100 करके ही चला गया। ठीक है, कभी-कभी आउट होके भी वो गया है। तो वैसे ही आपको फिर से नया दिन, हर दिन एक नया दिन है। मतलब वो आपको देखना होगा कि मैं ऐसे सोचता हूँ कि हर दिन मेरे लिए एक नया दिन है। एवरी डे इज़ अ न्यू डे और आपको उस दिन के लिए एक कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है और उसमें वो सोचना है आपको कि आप क्या कर सकते हो और अच्छा। तो मुझे ये बोलना था कि मीनिंग ऑफ लाइफ जो ढूँढते हैं ना मतलब एक बिग पिक्चर की तरह कि फिलोसॉफिकल वेज़ में ढूँढते हैं लोग जो है एक सर्टेन एज के बाद भी ढूँढते हैं, मैं भी ढूँढता हूँ मतलब कि लाइफ का मीनिंग क्या है? क्योंकि आप अगर देखो तो जब हम जंगलों में रहते थे पहले, ये तो अभी हमारा एडवांस्ड वर्ज़न है ह्यूमन्स का। लेकिन जब हम जंगलों में रहते थे, हमारा सिर्फ़ एक ही काम था कि सुबह उठे जो हमें हंट किया, हंट करके हम या फिर जो भी फल वगैरह है वो मिले, वो लेके आएँ। हमारा परिवार वहाँ पे एक ग्रुप हुए, तो उस ग्रुप को अच्छे से हम नरिश कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं या बच्चों को नरिश कर रहे हैं, वो सब हो रहा है, फैमिली है। औरतें हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है, जंगली जानवर होते थे। तो उस टाइम पे लोगों का क्योंकि वो उस तरीके का हमारा वो डेवलप अभी तक नहीं हुआ था प्रेम। तो उस टाइम पे हमारा इंस्टिंक्ट के ऊपर चल रहा था कि शेर आया है तो आग लगा मतलब आग जो जलती थी वो दिखा दो ताकि वो चला जाए। ठीक है? मतलब हमारा ग्रुप को हम प्रोटेक्ट करें। ठीक है? उसमें और कोई मीनिंग हम ढूँढ ही नहीं रहे थे। मतलब आपने वो जो देखा होगा कि पेंटिंग्स वगैरह की है इंडोनेशिया में सबसे पहले कुछ तो 30-40,000 पहले ईयर्स पहले सबसे पहले केव पेंटिंग्स हुई थी। तो उन्होंने मतलब ऐसा कुछ मीनिंग वगैरह सोच के उसको पेंट नहीं किया, उनको वो दिखा, उन्होंने वो पेंट किया, वो हो गया। तो अभी जो हमारा एडवांस्ड वर्ज़न है ह्यूमन्स का, इसमें हम सोचते हैं जब हम क्योंकि हमारे पास अभी जैसे मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे आते हैं कि जिसमें हमारे गैलेक्सी के बारे में, हमारे यूनिवर्स के बारे में कि कितने सारे एनोमलीज़ है, मतलब जिस तरीके से अर्थ को पोज़ीशन किया है मतलब परसों ही मैं इलॉन मस्क का एक वो जो निखिल कामत के साथ ये हुआ था, पॉडकास्ट हुआ था पहले, वो मैं देख रहा था तो इलॉन मस्क ने भी यही कहा कि लाइफ़ जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब अभी जो है जैसे हमारे अर्थ को पोज़ीशन किया है, वो बहुत ही मतलब यूनिक वे में है। और उनका ये कहना है इलॉन मस्क का कि क्या हम किसी मैट्रिक्स में हैं? तो हाँ, लगता है कि किसी सिमुलेशन में है। तो सिमुलेशन ऐज़ इन क्या है कि किसी ने कुछ बना के रखा है, उसमें हमें पोज़ीशन किया है। जैसे किसी गेम में आप जाते हो ना, तो उस गेम में आपको ना जैसे-जैसे आगे बढ़ते हो आप, आपको नया-नया स्ट्रक्चर दिखने लगता है, ठीक है? और उस गेम में एक्चुअली आप नहीं है, आपका एक रिफ्लेक्शन है या आप उसमें एक इमेज है उसको कंट्रोल कर रहे हो आप, ठीक है? तो लाइफ भी ऐसे ही थोड़ा-सा लगता है कि थोड़ा-सा सिमुलेशन है और जिसको इलॉन मस्क भी बोलते हैं कि हाँ, ये सिमुलेटेड लग रहा है, ये मैट्रिक्स है। तो मीनिंग अगर हम लाइफ का ढूँढने जाएँ, तो हमें यही ढूँढना चाहिए कि एक जो जर्नी हम कर रहे हैं एज़ अ ह्यूमन्स, तो हमें यही ढूँढना है कि
लाइफ और कैसे बेहतर हो, लाइफ और कैसे अच्छी हो, और सिर्फ हमारा ही नहीं, दूसरों का भी मतलब भला हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ हमारा ही भला हो रहा है और दूसरों का कुछ नहीं हो रहा, दूसरों का भी भला हो। तो मेरे लिए लाइफ का मीनिंग यही है कि लाइफ और बेटर हो जाए। जैसे कि अभी जापान में ह्यूमनाइट्स का जो है वो, ह्यूमनाइट्स यानी कि जो ह्यूमंस की तरह जिनकी मूवमेंट रहती है रोबोट्स की, उनके ऊपर बहुत काम चल रहा है। हाँ, आपने हाँ। यूट्यूब पे बहुत सारे देखे होंगे चाइना वीडियोस। चाइनाज में भी जी, तो चाइना कॉम्पिटिशन्स भी करा रहे बहुत, हैं। जी, जी, जी। तो वो मैराथन में दौड़ हाँ, रहे, कर हाँ, रहे हैं, लेकिन वो अभी भी इनिशियल स्टेज में है। हाँ। जितना उसमें और ये होगा, हमें मतलब एडवांस्ड होते जाएँगे उसमें, उस टेक्नोलॉजी में। मेरा ये मानना है कि, और ये इलॉन मस्क ने भी कहा है, मतलब अ, मैं सॉरी, मैं इलॉन मस्क को थोड़ा-सा नहीं, कोट कर रहा हूँ, लेकिन इलॉन मस्क ने कहा है कि आगे जाके ना टेक्नोलॉजी और एआई इतना एडवांस्ड हो जाएगा कि वर्क जो है ऑप्शनल हो जाएगा, ठीक है? तो वर्क ऑप्शनल होने का क्या मतलब है? हमारे लिए एक लेजर टाइम बन जाएगा। लेजर टाइम ऐज़ इन हमारे लिए खाली समय होगा, उसमें हम प्लेटो, एरिस्टोटल, जो पहले एंशिएंट टाइम्स में जो उनके वो सिर्फ़ ज़िंदगी के बारे में सोचते थे। तो जब हमारे पास ऐसे मतलब एक लेजर टाइम आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि और थोड़ा सिमुलेशन से आगे हम देख पाएँगे। जैसे गेम में हमें नेक्स्ट स्टेज पे जाने के बाद थोड़ा और आगे-आगे दिखता है, वैसे थोड़ा-थोड़ा हमें और दिखाई देगा कि लाइफ़ है क्या? क्योंकि अभी जो है हम देख रहे हैं वो बहुत लिमिटेड लाइफ़ है। हमारे सामने जो दिख रहा है ना, वो एक लिमिटेड विज़न है, और उसके साथ हम थोड़ा लिमिटेड लाइफ़ देख पा रहे हैं। हमें नहीं पता है कि उसके आगे और क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वो जब एडवांसमेंट आ जाएगी एआई, ह्यूमनाइड्स में, और वर्क जो है ऑप्शनल हो जाएगा, तो दिन भर हमारे पास इतना समय होगा कि वो हम थोड़ा-सा आगे और देख पाएँगे कि लाइफ़ को एक कंप्लीट 360 डिग्री में सोच पाएँगे। क्योंकि अभी हमारे पास पूरी पिक्चर नहीं है। तो वही है कि लाइफ़, मुझे अभी लगता है कि एक मतलब जर्नी है, लेकिन वो जर्नी जो है अभी भी स्टेज में है, मतलब चल रही है, प्रोसेस में है। अभी आगे हमें फुल पिक्चर अभी दिखा नहीं है। मतलब आपका बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है कि बेटर वर्ल्ड अभी आने वाली है। आने वाला है, अभी भी और अच्छा समय कल आने वाला है। कल और बेहतर होगा। कल और बेहतर होगा। राइट। चलिए सही है। तो कल बेहतर होगा, आने वाला दिन अच्छा होगा। पर कहीं न कहीं लोगों के मन में ये भी डर है कि जो ग्लोबलाइज़ेशन है, हुँ। अब मैं यहाँ से बढ़ के जा रहा हूँ आगे, हुँ, हुँ। कि ग्लोबलाइज़ेशन है वो कहीं न कहीं खतरे में है, आगे कम हो सकता है क्योंकि हर कोई एक-दूसरे पे डिपेंडेंट है। हाँ। तो उसकी वजह से कोविड आया, वॉर्स हुई, तो एक फ्लक्चुएशन हुआ, जिसकी वजह से हर एक देश थोड़ा घबराया हुआ है कि भाई हमारी इकोनॉमी कैसे चलेगी। राइट। तो कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएँ, जो कि कहीं न कहीं ग्लोबलाइज़ेशन को खतरे में डाल देगा। तो उस पे आपको क्या लगता है? मेरा ये मानना है कि मतलब जो बाकी सब हिस्टोरियंस हो या फिर एनालिस्ट हो, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हो, जैसे पीटर ज़ेहान है, ठीक है? पीटर ज़ेहान एक अमेरिकन एनालिस्ट है, सॉरी, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है। उनकी एक बुक आई थी बीच में, कुछ सालों पहले, डिसयूनाइटेड नेशंस करके। मुझे थोड़ा-सा वो देखना पड़ेगा कि डिसयूनाइटेड, हाँ, ऐसे ही था नाम उसका। तो उनका एक एनालिसिस ऐसा है कि अमेरिका ने, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, जापान ने सरेंडर किया, तो उसके बाद दुनिया में 2 ग्रुप्स रह गए थे। मतलब ये तो सभी को पता है कि एक था सोवियत यूनियन गुट, और दूसरा था अमेरिकन गुट। तो अमेरिकन्स ने क्या किया, अमेरिकन्स ने एक इनफॉर्मल एक करार किया सभी कंट्रीज़ से। उसको बोलते हैं पैक्स अमेरिकाना। पैक्स अमेरिकाना क्या है कि आप हमारे साइड से रहो, सोवियत के साइड से नहीं, और आपको जो है हम सब हमारी तरफ से आपको मदद करेंगे। प्रोटेक्शन मिलेगी। फ्री ट्रेड होगा, हाँ। यस। सब कुछ, आपका जो ट्रेड हमारा 70% आई थिंक, या 80% जो है हमारा रूट होता है समंदर से, ठीक है? सी रूट होता है। तो उसको जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं।
उनके बेसिस है पूरे दुनिया में। तो कहीं से भी वो अमेरिकन ट्रूप्स डिप्लॉय कर सकते हैं, कहीं से भी मिसाइल्स जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। उनकी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है, वो सब जगह पे, समंदर में सब जगह पे अभी है, एक्टिवेटेड है। तो वो कभी भी एक्टिवेट करके वहाँ से वो उस रीजन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ये देखें तो ये था मोटा-मोटी ग्लोबलाइज़ेशन का आइडिया, ठीक है? सॉरी। उसके बाद क्या हुआ, 1991 में सोवियत यूनियन बिखर गया। वो ख़त्म हो गया, एक ही पावर रह गया अमेरिका, ठीक है? अभी उसमें ऐसा हो गया कि अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आ गई, ठीक है? जो पैक्स अमेरिकाना है, मतलब थियोरेटिकली कहना ठीक है कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, बस आप हमारे साथ रहिए। लेकिन जब आपको ये एक्चुअल में हैंडल करना पड़ता है ना, उसके लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो खर्च हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप एक शिप पे देखें तो हज़ारों सैनिक रहते हैं, पूरा मिलिट्री का जो है वहाँ पे जहाज़ रहते हैं, पूरा एक क्रू रहता है, मतलब एक छोटा-सा शहर ही रहता है, जो मतलब अमेरिका अपने जो 7th फ्लीट, 5th फ्लीट जो कहते हैं उनको, तो ये एक छोटे शहरों की तरह होता है क्योंकि उनको सब सपोर्ट सिस्टम रहता है, उनका सब खर्चा रहता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो उनके खर्चे बहुत हो गए इस टाइम पे, ठीक है? तो यहीं पे पीटर ज़ायन ने क्या कहा कि अभी अमेरिका जो है वो दुनिया की तरफ देखना बंद कर रहा है, ठीक है? तो अभी एक समय ऐसा आ गया है कि वो पैक्स अमेरिकाना जो है वो खत्म हो गया। अमेरिका कह रहा है कि बस हो गया, दुनियादारी बहुत कर ली, अभी हमें हमारी तरफ देखना है। क्योंकि अगर आप यूएस को भी देखें 1945 से उनके यहाँ पे फैक्ट्रीज़ थी पहले, ठीक है? जहाँ पे एक फैक्ट्री वर्कर 1 घंटे के लिए $50 लेता था, ठीक है? तो 1 घंटे के $50 मतलब आप सोचिए कि जितना घंटे वो काम करेंगे उतने डॉलर्स उनको मिल रहे थे उस टाइम पे। और उस एक पर्सन के ऊपर पूरा घर चलता था उनका। मतलब एक वाइफ़, 2 बच्चे, ऐसा चलता था। और उस इनकम पे वो घर भी खुद खरीद सकते थे। तो मतलब सबर्ब में एक घर खुद का, अपनी फैमिली, ऐसा वो अच्छे से रह पाते थे। इससे इसके बाद में क्या हुआ कि जब मतलब सोवियत यूनियन अभी जब था, तो उनको मात देने के लिए अमेरिका ने एक पॉलिसी अपनाई। ये शायद निक्सन के टाइम पे था शायद। तो उस टाइम पे ऐसा किया गया, उन्होंने कहा कि चीन के पास जो है हम पूरा मैन्युफैक्चरिंग दे देते हैं। तो अभी जो चीन बहुत ही मतलब बड़ा इकोनॉमी बन गया है, इसको बनाने में पूरा अमेरिका का हाथ है। क्योंकि अमेरिका ने डेलिबरेटली ये सोचा कि हमें बनाना है चीन को बहुत बड़ा, ताकि जो बाजू में उनका नेबर है सोवियत यूनियन, जो बहुत ही बड़ा है, और क्योंकि उनकी ताकत ऐसी थी सोवियत यूनियन, मतलब वो अंदर से बहुत गरीब थे, मतलब जो कंट्रीज थी, लेकिन सोवियत यूनियन एज अ मिलिट्री पावर इतनी बड़ी थी कि उसको अमेरिका हमेशा, मतलब वो उनको ये रहता था कि भैया हमें डिफीट ना कर दे, मतलब वो ताकत ही बहुत बड़ी थी। तो इसलिए जो है चीन को बहुत बड़ा कर दिया गया, उनको मैन्युफैक्चरिंग दिया गया। और चीन भी कम्युनिस्ट था, लेकिन वो कैपिटल कम्युनिस्ट हो गया। मतलब उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई, उनके जो वर्कर्स थे उनसे काम कराया, फिर चीन जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया दुनिया का। इससे 2 शिकार कर लिए यूएस ने, एक ही तीर में 2 शिकार बोलते हैं उसे। तो अमेरिका ने ऐसा किया, एक तो सोवियत यूनियन के बाजू में उन्होंने एक एक ताकत को खड़ा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उनके ही मदद से बन रहे थे, तो उनके फेवर में थे। चाइना यूएस के फेवर में था। और उसके बाद जो है दूसरा उनको एक फ़ायदा हुआ कि जो फैक्ट्रीज़ थी, ठीक है? आपके यहाँ पे अगर फैक्ट्री रहती है, तो उसका पॉल्यूशन होगा, उसका वेस्ट होगा। हाँ। तो वो जो है आप किसी और कंट्री में करवा रहे हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपके पास आ रहा है, ठीक है? मतलब इतना इंटेलिजेंटली खेला है अमेरिका ने। तो आप जो भी देखें कि यूरोप में इतना पॉल्यूशन नहीं है, यूएस में इतना पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सबने फैक्ट्रीज अपनी चाइना दे दी है। और चाइना जो है सोल एक्सपोर्टर है सभी चीज़ों का।
अगर आप छोटा सा टेबल भी देखें यूएस में, तो वो भी चाइना से ही आता है, तो वो यूएस में नहीं बन रहा। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब मोटा मोटी सबसे ज़्यादा फायदा यूरोप ने और अमेरिका ने उठाया फिर। एनवायरमेंटली वो बहुत क्लीन रहे। अम, उसके अलावा उनको जो है, जो चीज़ें लगती थी, जैसे रॉ प्रोडक्ट लगता है, रॉ प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, वो उनको जो है डेवलपिंग कंट्रीज से मिल रहा था। अभी वो आ रहा था सी रूट से, तो वो सस्ते में आ रहा है। जा रहा है भी सी रूट से फाइनल प्रोडक्ट बन के उनके तरफ से, तो वो भी सस्ते में मिल रहा था। लेकिन ये सब बाद में चीन में बनना शुरू हो गया, तो उन लोगों ने ग्लोबलाइजेशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन से उनका एक स्टेप आगे हो गए, वो गए सर्विस इंडस्ट्री में। तो अभी ग्लोबलाइजेशन और जो है मैच्योर हो गया। इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया में एक स्टेप मिस कर दी, वो थी मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया ने मिस करने की वजह से जो खेती में लोग हैं, उनको आना चाहिए था फैक्ट्रीज में। हाँ, फैक्ट्रीज में जो लोग थे, उनके बच्चे पढ़ के फिर वो आते सर्विस। सर्विस इंडस्ट्री में। जो ये नेचुरल ट्रांजिशन था, वो हुआ ही नहीं इंडिया में। तो इसलिए जब भी अगर आप खुली आंखों से आप देखोगे इंडिया का डेवलपमेंट, तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। इसका रीज़न भी है कि क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बहुत ही पूरा फ्लरिश हुआ था, और हमने मतलब इंडिया ने 1991 में वो लिया था, ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो 1991 से पहले के अगर आप मूवीज देखें या आपके पेरेंट्स को आप पूछें कि उस टाइम पे लाइफ क्या थी इंडिया में, तो बहुत सिंपल थी, क्योंकि वो डॉलर इकोनॉमी जो है वो नहीं आ रही थी। वो डॉलर इकोनॉमी आनी स्टार्ट हुई 1991 में। ठीक है। तो उस टाइम पे आप अगर देखें तो यूट्यूब पे भी अभी बहुत सारे ऐसे नॉस्टैल्जिया के वीडियोस बनाते हैं कि पहले के ज़माने में कितना सिंपल था, कितना शांत था। ज़्यादा लोग मतलब दौड़ ऐसे भागा दौड़ नहीं थी। सिटीज़ भी थे वो बहुत रिलैक्स थे हमारे 1991 से पहले। तो जैसे ही कैपिटलाइजेशन अपने पीक पे पहुंचा, इंडिया ने, क्योंकि वो कंट्रीज उस स्टेज पे थे सर्विस इंडस्ट्री के, वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में नहीं थे अभी। उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन कंप्लीट होके उन्होंने चाइना को दे दिया था, और वो आ गए थे सर्विस इंडस्ट्री में। तो उनके पास देने लायक इंडिया को एक काम था, वो था सर्विस इंडस्ट्री का ही काम। तो हमने वो ले लिया, क्योंकि हमारे पास इतना मैन पावर है पहले से कि हमारे लोगों को काम चाहिए। तो वो लोगों ने मतलब अमेरिका ने क्या किया, ये यूरोप ने क्या किया कि जो काम उनके लिए बोरिंग है, जो स्टैटिस्टिकल है, जो मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि रेगुलर वर्क है, मतलब डेस्क जॉब है, अम, या फिर उसे और एक शब्द है मैं भूल रहा हूँ, कि जो 9 to 5 जॉब को क्या कहते हैं, हाँ, एक वर्ड है उसके लिए स्पेसिफिक। तो वैसा जो जॉब है उन्होंने इंडिया में दे दिया कि कोडिंग करो, उसके लिए मतलब कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है, कोई प्रोग्राम बन रहा है, तो उसका छोटे छोटे उन्होंने डिपार्टमेंट्स करके उनको हर एक को थोड़ा थोड़ा काम दे दिया। जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो वहाँ पे तैयार होगा, क्योंकि R&D वहाँ पे है। R&D कभी यहाँ पे नहीं आया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्टिंग बात कि ग्लोबलाइजेशन आपने जो कहा कि एंड हो रहा है, हाँ, राइट। हाँ, तो उनके लिए एक वो पीक पे चले गए। वो पहले एग्रीकल्चर करते थे, फिर उनके यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, क्योंकि वो स्टीम इंजन वगैरह इंग्लैंड में हुआ। फिर उसके बाद पूरी मतलब वेस्टर्न कम्युनिटी में वो फैल गया कि भाप के इंजन से बहुत कुछ हो सकता है। फिर उन्होंने और उसमें और डेवलपमेंट किया, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। उसके बाद वो फिर आए सर्विस इंडस्ट्री में। ठीक है। तो अभी वो क्योंकि एक पीक पे जा चुके हैं, अभी उनका वहां से अभी डाउनफॉल हो रहा है। तो वो डाउनफॉल एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन का हो रहा है। तो क्या कहते हैं फॉर इंडिया हम्म, ग्लोबलाइजेशन जो है कहीं ना कहीं इवेंचुअली उसने फायदा ही किया जब सर्विस सेक्टर में हम घुसे कि हाँ, भाई जॉब्स तो क्रिएट हो गई एटलीस्ट। हम्म, तो अगर अब जब हम कहते हैं कि वो एंड होने वाला है, हम्म, तो
इंडिया में हम लोगों को फॉर एग्जांपल कोई भी नया जो बंदा जॉब कर रहा है 9 to 5 कर रहा है पीआर प्रोफेशनल या जैसे कि अब हम लोग हैं तो हमको उस चीज़ को कैसे देखना चाहिए? हमको कंसर्न होना चाहिए या हमको सोच उससे कुछ बेटर होने वाला है? क्या हम वापस 1991 वाली से पहले वाली लाइफ जीने वाले हैं? होने क्या वाला है? क्योंकि अभी एआई भी आने वाला है। राइट एक नया शिफ्ट अब आने वाला है वहाँ पे। राइट तो जो कंट्री अभी एआई रेस में आगे रहेगी, एआई रेस एज इन की एआई का डेवलपमेंट, एआई ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर, ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल कर लेगी वो एआई रेस में आगे हो जाएगी और इस समय ये वाली जो वेव है उसको लीड करेगी। तो कहीं ना कहीं अभी ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रहा है, एक नया युग शुरू होने वाला है, तो इंडिया को उसमें कैसे देखना चाहिए? क्योंकि मेजर जितना भी सेमीकंडक्टर वाला मार्केट है वो ताइवान, कोरिया उधर ही है। राइट तो एक नया शिफ्ट आ रहा है, तो क्या इंडिया के पास भी एक मौका है इसमें ग्रो करने का, बेटर होने का? मतलब स्टेक क्या है हमारा ग्लोबलाइजेशन तो अभी खत्म हो गया। सॉरी मैं थोड़ा हंस रहा हूँ क्योंकि हुआ ऐसा है कि मतलब जब ऐसा होता है ना कि समझ लीजिए कि एंड प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है, उसके लिए आपने काम कर लिया, ठीक है, अभी वो जिसका प्रोडक्ट है वो बंदा बोल रहा है कि अभी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो बात ऐसी हो रही है। ग्लोबलाइजेशन का एंड जो है ना वो किसी और एरा को जन्म देगा। अभी हम एआई वगैरह कर रहे हैं, मतलब ये जो है ना वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी इनोवेशन होता है, आप देखोगे वो उनकी सहूलियत के लिए होता है। उनकी पॉपुलेशन कम है वेस्टर्न कंट्रीज की, और यूरोप में जो है मतलब जन्म दर जो होता है, बर्थ रेट जो होता है वो क्रिटिकल लेवल पे जाने वाला है, पहुंच ही गया है। यूएस में भी मतलब कमी है पॉपुलेशन। तो उन लोगों ने जो भी इनोवेशन किया है अभी तक, और ये जो ग्लोबलाइजेशन ख़त्म हो रहा है उसमें भी उनको कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यूएस जो है अपना अपने आप बहुत सेल्फ सफिशिएंट है। अभी जो कुछ दिन पहले हुआ था, हॉर्मुज बंद हो गया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ा कि आप लोगों को थोड़ा ध्यान से मतलब पेट्रोल डीजल हो वो यूज़ करना चाहिए। तो हमारे लिए ऐसी दिक्कत हो रही है क्योंकि हम टोटली डिपेंडेंट है इंपोर्ट पे। अभी इस इंपोर्ट के लिए जो है जो आता था तेल वो फ्री फ्लो था। यूएस अभी जो कर रहा है या अभी जो ईरान के साथ उनका हुआ, तो ये तो एक डोनाल्ड ट्रंप का एक मिसचिफ हो गया उनकी तरफ से कि उनको लगा कि पूरे का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। स्ट्रक्चर एज इन लीडरशिप खत्म हो जाएगी, जैसे इराक में हुई, सीरिया में हुई, कि एक पर्सन चला गया तो पूरा कोलैप्स हो गया, टोटल कोलैप्स। सद्दाम हुसैन चला गया, पूरा कोलैप्स हो गया इराक। वहाँ पे पूरी नई सरकार आ गई जो यूएस के हिसाब से चलती है। तो इसमें अभी ऐसा है कि इंडिया के लिए 30 इयर्स का एक स्पाइक आया था इकोनॉमी में कि हम बनाएंगे अभी, इसमें हमारे पास आईटी इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यंग पॉपुलेशन है, एक यंग डेमोग्राफिक एडवांटेज था हमारे पास। अभी हमारी भी पॉपुलेशन ओल्ड होगी, हमारे लिए भी वो एक नया ये आने वाला है, मतलब प्रॉब्लम आने वाला है, या बोल सकते कि एक क्वेश्चन है हमारे ऊपर अभी आगे जाके, क्योंकि ये जो यंग डेमोग्राफिक हमें मिला था कुछ सालों के लिए वो अभी बूढ़े भी होंगे बाद में। तो एटलीस्ट एक टाइम ब्रैकेट तो है हमारे पास कि ये जो टाइम ब्रैकेट है आने वाले 30 साल 40 साल, उसमें हम जितना पोटेंशियल अपना यूज़ कर सकते हैं वो कर लेना चाहिए ताकि राइट हम एक पीक टच कर लें। क्योंकि अगर ये वेव, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये हम मिस करते हैं तो इंडिया फिर से एक बैक एंड पे चला जाएगा। हाँ, मतलब एक है कि आपको अभी भी जो डिविडेंड बचा हुआ है, यंग डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसको यूटिलाइज अगर करना है तो सिर्फ सर्विस सेक्टर पे डिपेंड रह के नहीं होगा। आपको करना होगा मैन्युफैक्चरिंग, और मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। इंडिया में प्रॉब्लम ये हुआ है टोटली, मतलब जब से हमें इंडिपेंडेंस मिला है तब से मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया ने ये एज अ कंट्री
हमने ये सोचा ही नहीं कि हमें कुछ एक्सपोर्ट करना चाहिए। मतलब इंडिपेंडेंस से पहले हमने बहुत एक्सपोर्ट करते थे। मतलब टोटल वर्ल्ड के जीडीपी के 40% इंडिया एक्सपोर्ट करता था। 40%। इसीलिए हमें सोने की चिड़िया बोलते थे, क्योंकि एक्सपोर्ट ही बहुत था। स्पाइसेस जाते थे, बाकी ढाका की मलमल जाती थी, ये कश्मीर का जो कपड़ा है, मतलब वो सब हमारे पास बहुत क्वालिटी थी। तो वो सब जाता था बाहर उस टाइम पे, जब मतलब ब्रिटिश भी नहीं आए थे। तो अभी जब जो है हम मतलब यूएस जो है, एक यूएस हो या टोटल वेस्ट हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, उन्होंने अपना एक लाइफ जो लाइफ स्पैन होता है वो एक ये कर दिया है। उन्होंने अपना लाइफ स्पैन उसमें कंप्लीट कर लिया, एक जर्नी कंप्लीट कर ली है उन्होंने। ठीक है, तो वो जर्नी कंप्लीट उनके लिए हुई है, हमारे लिए ना शुरू हुई है ना खत्म हुई है। तो हमें अभी आगे क्या करना है? एआई का मुझे लगता है कि मतलब मुझे पता नहीं है, मैं उस लेवल पे हूँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट लेवल पे ये बात तो चल रही होगी कि एआई को कितना यूज़ करना है इंडिया में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लोग कम है ऐसी बात नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा है हमारे पास। हमारा क्योंकि इंडिया जो है वो एआई का यूज़ तो बहुत करता है। हम्म, हमारी मार्केट जो है बहुत यूज़, कंज्यूमर्स तो हम बहुत है, हम्म, पर मैन्युफैक्चरर्स कब बनेंगे, लीड कब करेंगे, ये अभी भी एक क्वेश्चन ही है। और right। तो ग्लोबलाइजेशन किसी के लिए बुरा हो सकता है, किसी के लिए अच्छा, इंडिया के लिए भी हो सकता है। एक समय आए जो थोड़ा हमारे लिए दिक्कत देगा अभी वो। अभी एक अपॉर्चुनिटी क्या है हाँ। कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं ना, और जो जितने हर्डल्स है, मतलब किसी को अगर फैक्ट्री डालनी है, किसी को लोन चाहिए, किसी फाउंडर को लोन चाहिए, अगर वो ईज कर दिया प्रोसेस पूरा, तो हमारे हमारा जो इंटरनल ये जो डेमोग्राफी है इसको सेल्फ सस्टेन कर सकते हैं हम। मतलब इंडिया के पास कैपेबिलिटी है, बस उसके लिए विल पावर चाहिए। तो एक और चीज़ में तो ऐसा भी लगता है कि इंडिया के पास कहीं ना इस डेवलपमेंट के लिए कॉन्फिडेंस भी कम है। कहीं न कहीं वो माइंडसेट है कि हम उस लेवल पे नहीं जा सकते, क्योंकि ये काम तो वेस्ट का ही है। राइट। तो ये माइंडसेट पता नहीं कैसे इंडिया में बहुत काफ़ी टाइम से चला आ रहा है और वो रह गया है। उसका एक रीज़न भी है, मतलब अगर आप कंट्रीज़ देखोगे वर्ल्ड में, आप ऐसे कंट्रीज़ जाओ जहाँ पे किसी ने कभी कहीं बाहर से आक्रमण हुआ ही नहीं या इन्वेजन हुआ ही नहीं। ऐसे कंट्री में आप जाओ और उन लोगों से अगर आप बात करोगे, तो वो माइंडसेट अलग लगेगा आपको, क्योंकि उनके जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने जो देखा है, उन्होंने सेल्फ गवर्नेंस देखा है। मतलब उनके ही लोग सत्ता में आए हैं, उन्होंने गवर्न किया है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए हैं। अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ जाएं, और साउथ ईस्ट एशिया में भी, तो आप देखेंगे कि एक साइकोलॉजिकल हिट हुआ है इंडियन साइकी जिसे बोलते हैं, इंडियन साइकी को, कि जो 200 साल ब्रिटिश ने रूल किया है, वो एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी। सौरभ, कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वो भी मतलब हमारी तरह हमारी लेवल पे थे, नहीं थे। वो हमसे थोड़ा सा एडवांस में थे लोग, और वो कभी हमारी सोसाइटी में एसिमिलेट नहीं हुए। ठीक है, यूरोपियंस, आप डच ले लो, पोर्तुगीज ले लो, आप ब्रिटिश ले लो, वो लोग यहाँ पे आए, उन्होंने कॉलोनीज की, मतलब एट द एंड ऑफ द डे ब्रिटिश सक्सेसफुल हुए। डच पोर्तुगीज के पास बहुत कम जगह रह गई। फ्रेंच तो उनको डिफीट कर दिया, यहाँ पे तो उनके कॉलोनीज ही चली गई। बहुत एक दूसरा उनके पास रह गया छोटा सा एरिया, लेकिन पूरा इंडिया ब्रिटिश ने कॉन्कर कर लिया। तो बात ये हुई है कि इंडियन साइकी जनरेशन टू जनरेशन जो शेप हुई है, और आपने एक बात सुनी होगी मैकॉले की, कि उन्होंने इंडियन एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी कि हमें सोचने वाला दिमाग नहीं चाहिए, हमें काम करने वाला दिमाग चाहिए। तो क्लार्क्स जो है ना, जो क्लार्क बनाने का एक एजुकेशन सिस्टम है, वो अभी भी चला ही आ रहा है। मतलब गवर्नमेंट्स जो है, सभी गवर्नमेंट्स, बीजेपी हो कांग्रेस हो, सभी गवर्नमेंट्स ट्राई करती है कि उसमें कुछ चेंजेस लाए, लेकिन उनकी तरफ से भी मतलब ये कंप्लीटली नहीं हो पाता है। अम, इंडिया में हमें ऐसा कुछ एजुकेशन के लिए करना होगा
कि जिसमें अम, जो पर्सन सीख रहा है, जो स्टूडेंट सीख रहा है, उसको खुद स्टडी करने के लिए, या फिर जिन लोगों को स्टडी पसंद ही नहीं है लेकिन वो म्यूजिक में बहुत अच्छे हैं, हाँ। पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगता है ना कि इंडिया में गली गली में रामानुजन है, गली गली में एम.एफ. हुसैन है, ठीक है, गली गली में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट होमी भाभा है, लेकिन क्योंकि हमारी एक कंडीशन ऐसी बन गई है इकोनॉमी की कि यहाँ पे आपको रोटी कपड़ा मकान के लिए ही बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो वो जो बच्चा है जिसके पास कुछ जीनियस क्वालिटी है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, वैभव सूर्यवंशी, जो अभी एक लड़का आया है जिसको नेक्स्ट सचिन बोल रहे हैं, ठीक है, अभी समझ लीजिए कि अगर उसके पेरेंट्स ने, उसके सोसाइटी में जो लोग हैं, उन्होंने अगर उसको पुश नहीं किया होता कि तुम जाओ खेलो, बाकी का हम संभाल लेंगे, मतलब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर ऐसे हर एक घर में हो जाए, जिसको जो सेक्टर पसंद है, जो मतलब करने की एक चाहत है, वो अगर करने दे, तो मुझे लगता है कि इंडिया बहुत आगे चला जाएगा। मतलब हम जो एक साइकोलॉजिकल, जो हमें एक सेटबैक मिला है जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि ब्रिटिश जो है एक, और वो जो है ना, वो हमें कॉलोनी कहते हैं लेकिन हम कॉलोनी नहीं थे, ये एक मिलिट्री इन्वेजन था उनका, मिलिट्री इन्वेजन प्लस मिलिट्री ऑक्यूपेशन था। हम ये नहीं कह सकते कि ये कॉलोनी थी, कॉलोनी एज इन वो हमें अपना नहीं मानते थे, और उन्होंने जंग जीत के जो है हम पे कब्जा किया है। ये जैसे इराक में अमेरिकन सोल्जर्स ने जीत लिया था, तो वो मिलिट्री ऑक्यूपाइड ऑक्यूपेशन बोलते उसको, उसको कॉलोनी नहीं बोलते। कॉलोनी वो होती है जो अभी इंग्लैंड की कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, या ब्रिटिश आइल्स है, या अर्जेंटीना के पास फॉकलैंड आइलैंड है, वो सारे कॉलोनीज आप बोल सकते हो ब्रिटिश के, क्योंकि वहाँ पे उन्हीं के लोग हैं और उन्हीं के लोग वहाँ पे गवर्नेंस कर रहे हैं, मतलब उनके पूर्वज वहाँ पे रहने गए और अभी जो है वो वहाँ पे एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं ब्रिटिश मोनार्की के लिए, तो उनको बोला जाता है कॉलोनी, तो वो कॉलोनी है प्रॉपर। इंडिया कभी भी कॉलोनी नहीं था, एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑक्यूपेशन था। तो मुझे वही लगता है कि हम, हमारे पास एक समय है थोड़ा सा, मतलब 2050 तक वगैरह थोड़ा समय है, इंडिया को ऐसे करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना पड़ेगा, और स्कूल में ऐसा चेंजेस लाने पड़ेंगे कि हर कोई स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको मतलब लिटरेचर में पसंद है, मतलब लिटरेचर पढ़ना पसंद है, जिसको पढ़ाई करना पसंद है, वो जाए उसमें, जिसको फिजिक्स सीखना है वो फिजिक्स का उसका इंटरेस्ट हो वैसा, लेकिन ऐसा ना हो कि जिसको पसंद नहीं उसको भी नहीं तुम्हें जाना ही है, फिर वो हमारे लिए एज अ कंट्री प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि जो जेन्युइन टैलेंट है, जिस डिपार्टमेंट में इंडिया को जो टैलेंट चाहिए वो नहीं मिल पाता है, ये दिक्कत हमारी होती है। एक्चुअल में आपने इस क्वेश्चन के साथ मेरा लास्ट पॉइंट भी कवर कर ही दिया कि हाँ, इंडिया आज किस पोजीशन पे है और इंडिया का फ्यूचर भी क्या है। हाँ। तो ये दोनों चीज़ एक्चुअल में इसमें कवर हो जाती है, इंडिया को क्या करना चाहिए। इंडिया एक्चुअल में है, टैलेंट बहुत है हमारे पास। अब अगर आप देखें, हमारे लोगों को बाहर जो है, मतलब अभी जो आप सिचुएशन देख रहे हैं, जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनके साथ थोड़ी सी बदतमीजी हो रही है, या फिर उनको जो है थोड़ा सा ब्लेम हो रहा है, लेकिन उससे पहले जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स चले गए थे, साइंटिस्ट चले गए थे, इंडिया को बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखा जाता था, मतलब कुछ साल पहले। और मुझे लगता है कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उसको सही डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। तो इंडिया के लिए ऐसा नहीं है कि अभी हम सब खत्म हो गया, नहीं, हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बस सही डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। तो अभिषेक, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक आपने यू। इतने सारे पॉइंट कवर किए, ऑल द वे स्टार्टिंग फ्रॉम योर जर्नी राइट। टू इंडियाज जर्नी यस। और इंडिया का फ्यूचर। यस, ये हर एक मतलब इंडिया के हर एक अभिषेक, मैं बोलता हूँ कि इंडिया के हर एक गांव के अभिषेक की जर्नी है, जो बहुत ही अच्छी हो सकती है, प्रॉस्परस हो सकती है,
हर एक को उसका मकाम बोलते हैं ना हिंदी में, सॉरी मेरी हिंदी जो है हाँ, थोड़ी सी मतलब ठीक नहीं है, मुकाम जो बोलते हैं, मुकाम राइट? तो हर एक को अपना मुकाम हासिल करने के लिए इंडिया जो है बहुत कैपेबल है। बस ज़रूरत है कि हमें आगे पॉजिटिवली देखना है और हम जिसमें मतलब कर सकते हैं अच्छा, उसके पीछे जो है हमें लगे रहना है और उसमें हमें काम करते रहना है। हुँ, बेहतरीन। तो अभिषेक, इसी के साथ मैं इस कन्वर्सेशन को यही कंक्लूड करूँगा, और जस्ट इन केस अगर किसी को अभिषेक से और सवाल जवाब करने हैं, कुछ क्वेश्चंस करने हैं, इंडस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, पीआर के बारे में, कुछ भी, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और आई होप कि आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट, और होपफुली अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इसको दोबारा करना चाहेंगे। तो अभिषेक, थैंक यू सो मच। थैंक वाज यू। नाइस टाइम। श्योर, सेम हियर।